Hello students, in this lecture we will discuss structure of female mammary glands जो लास्ट टॉपिक में रह गया था और oogenesis। तो पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स विच आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। तो फीमेल में एसेसरी ग्लैंड्स में ये आता है टॉपिक कि जो मिल्क ग्लैंड्स जिसको आप बोलते हो, मिल्क ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज मेमोरी ग्लैंड्स विच आर यूज्ड टू फीड द ह्यूमन बेबी। तो आफ्टर पार्चुलेशन बर्थ के बाद ह्यूमन बेबी को जो मिल्क की जो फीडिंग है वो फीमेल की मेमोरी ग्लैंड के द्वारा करवाई जाती है। तो अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं फीमेल मेमोरी ग्लैंड विच आर आल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट, तो आपको वेंट्रल साइड के ऊपर एक कन्वेक्स वन पेयर ऑफ ग्लैंड्स दिखती हैं बिफोर प्यूबर्टी, जो जिनका जो साइज है वो कम है, एंड आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी इन दी प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड अदर फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो ब्रेस्ट जो है जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, सो ये जो रिब है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो आपके हैं उसके आगे वेंट्रल साइड से ये ओरिजिनेट होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी लोब्स होती हैं। वन मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोब्स एंड बेसिकली इनका नंबर जो है 15 से लेके 20 हो सकता है। और एक लोब के अंदर देयर आर इन वन मेमोरी लोब, अगर हम एक मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स आर बेसिकली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। जैसे हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स है मेल के पास या अदर स्वेट ग्लैंड्स है, वो उन्हीं की मॉडिफिकेशन हुई है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। तो एक मेमोरी ग्लैंड्स में बहुत सारे मेमोरी लोब्स होते हैं, 15 से 20 लोब हो सकते हैं, और एक लोब के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, मैनी लोब्यूल्स। वन लोब कंसिस्ट ऑफ मैनी लोब्यूल्स। तो यहाँ पे बहुत सारी लोब्यूल्स हैं और लोब्यूल्स के अंदर होता है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एल्वुलाई। ग्लैंडुलर का मतलब है ग्लैंड लाइक। जो ग्लैंड होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ सेक्रेट करती है, तो यहाँ पे जो सेक्रेशन है वो मिल्क है। तो वो एल्वुलाइज के अंदर मिल्क की क्या की जाती है, प्रोडक्शन। ये जो आपको अंदर स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं ये सारी क्या हैं, एल्वुलाइज हैं, जिनके अंदर क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है। So milk is produced inside these alveoli. So alveoli are present inside the lobules and each lobule is present inside the lobe. तो ये जो alveoli जो है वो मिल्क सेक्रेट करती है और यहाँ से आपको डक्ट आती दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ से इस लोब से डक्ट आ रही है, ये डक्ट आ रही है, दिस इज द डक्ट, दिस इज डक्ट, दिस इज आल्सो डक्ट। ये सारी डक्ट एक एपेक्स की ओर, एंड की ओर मूव करती हैं और ये निपल में जाके क्या होती हैं, ओपन होती हैं। और ये सारी डक्ट्स का नाम होता है लैक्टिफेरस डक्ट्स। सो लैक्टिफेरस डक्ट्स जो है वो बहुत सारी लैक्टिफेरस डक्ट हर एक एल्वुलाई से आ रही है, और वो एक डक्ट का मतलब एक पाइप है जिसके थ्रू मिल्क यहाँ बना है, जिसकी सप्लाई आउटसाइड होनी है और निपल के अंदर वो ओपन होती है। निपल के अंदर एक ओपनिंग नहीं, हर अलग अलग जगह पे ये हर एक डक्ट अलग अलग जगह पे क्या होती है, ओपन होती है। तो ऐसी 10 से 15 ओपनिंग्स, डिफरेंट ओपनिंग्स निपल के ऊपर जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। जो लैक्टिफेरस डक्ट है ये जब बेस पे पहुंचती है तो थोड़ी सी डाइलेट हो जाती है। दिस लैक्टिफेरस डक्ट एट द एपेक्स और नियर द निपल dilate to form lactiferous sinus, dilates to form lactiferous sinus। तो यहाँ पे ये डक्ट थोड़ी सी वाइड हो जाती है बिल्कुल निपल के बेस के ऊपर, और उस साइनस का मतलब जो है कम फंक्शन है कि जो एल्वुलाई से मिल्क आया उसको टेम्परेरली स्टोर किया जाए। तो टेम्परेरी मिल्क यहाँ पे स्टोर हो जाता है साइनस के अंदर। जैसे ही बेबी का सकलिंग स्टिमुलस निपल को मिलेगा तो मिल्क जो है वो इजैकुलेशन जो मिल्क की है वो इमीडिएट क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि इसमें दो हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन इंटीरियर पिट्यूटरी की जब हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ से हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इनसाइड द मेमोरी ग्लैंड। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इनसाइड द मेमोरी ग्लैंड जो काम करवाने का काम है, इस एल्वुलाई में मिल्क बनवाने का काम है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। ये प्रोलैक्टिन इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। तीसरा हार्मोन आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीरियर पिट्यूटरी का। पहले हमने डिस्कस किया था LH, फिर FSH, और तीसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। तो मिल्क बनवाने का काम है मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रोलैक्टिन का, बट जो मिल्क का सेक्रेशन है, रिलीज है फ्रॉम
मेमोरी ग्लैंड, जैसे ही बेबी का सकलिंग स्टिमुलस मिलेगा निपल के ऊपर, तो वो जो मिल्क रिलीज होना है उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑक्सीटोसिन। सो इसका काम है रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। तो एक का काम है मिल्क बनवाने का, दूसरे का काम है रिलीज करवाने का। ये इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ये जो हार्मोन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड है, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इंटीरियर पिट्यूटरी का काम है प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करना जो मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा। तो जो प्यूबर्टी के टाइम जो आफ्टर पार्टुलेशन जो है प्रेगनेंसी के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे और आफ्टर पार्टुलेशन जो है जो मेमोरी ग्लैंड्स का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रोलैक्टिन की वजह से मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आएगा और वो आके जैसे ही बेबी का सक्लिंग स्टिमुलस मिलेगा, एक रिफ्लेक्स एक्शन के जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो ऑक्सीटोसिन आके यहाँ से लैक्टिफेरस साइनस से, लैक्टिफेरस साइनस में यहाँ पे मिल्क स्टोर है, तो वहाँ से मिल्क जो है वो बाहर रिलीज करता है। तो ये है फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। मेल्स के अंदर ये रूडिमेंट्री होती हैं, इनकी डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होती क्योंकि हार्मोन्स नहीं है। तो फीमेल्स के अंदर दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट oogenesis कि क्या है। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, मैंने आपको यहाँ पे सिंपल एक रिव्यू दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस का। लास्ट टाइम हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया है तो उसमें हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। वैसे ही सेम है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग की प्रोडक्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एग, और ओवा भी हम इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज oogenesis। व्हाट इज oogenesis? ओवा प्रोडक्शन। तो ओवा प्रोडक्शन इज नोन एज oogenesis। तो सेम दोनों ही चीजें सेम है। जैसे जर्म सेल मैंने आपको बताया था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होता है टेस्टिस के अंदर, वैसे ही जर्म सेल ओवरी में, मैंने आपको बताया जब हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें आपने देखा था कि जो ओवरी की वॉल होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, वैसे ही टेस्टिस की वॉल का नाम हमने जर्मिनल एपिथेलियम लिया था, मतलब जर्म सेल होते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो बिल्कुल अलग करती है oogenesis को स्पर्मेटोजेनेसिस से, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस बर्थ के बाद, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद शुरू होती है। मतलब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो 13-14 साल उसको प्यूबर्टी अटेन करने में लगे और उसके बाद ये काम चलेगा। बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। अगर कोई गर्ल चाइल्ड मदर के वॉर्म के अंदर है, मदर के यूट्रस के अंदर अगर फीमेल चाइल्ड है, तो फीमेल अभी चाइल्ड जो है वो जो एम्ब्रियो है वो भी 1 ही महीने का है, और उस 1 महीने के एम्ब्रियो के अंदर ही जो oogenesis है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो मतलब बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये बिल्कुल बर्थ के बाद 13-14 साल प्यूबर्टी अटेन करने के बाद शुरू होता है, बट ये अभी उस बच्ची का जन्म भी नहीं हुआ, वो अपनी मदर के वॉर्म में है, तो वहाँ पे उसके पास जो जर्म सेल हैं वो अप्रॉक्सीमेट जो 1 मंथ का एम्ब्रियो है, 1 महीने का जो बच्ची है एम्ब्रियो की स्टेज के ऊपर, उसके पास 1700-1800 के करीब जो हैं वो जर्म सेल होते हैं। जैसे वो 2 मंथ की होती है तो वो जर्म सेल डिवाइड करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे भी जब हमने डिस्कस किया था तो जर्म सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, नॉट टू प्रोड्यूस गैमीट्स। जर्म सेल में माइटोसिस होती है सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए, ना कि स्पर्म या ओवा बनाने के लिए। तो सिमिलरली जब 1 मंथ का वो बच्ची है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो उसके पास अप्रोक्सीमेट 1700 प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। वो जब 2 मंथ की होती तो उनका नंबर 6 लाख तक पहुंच जाता है। मतलब उस 1 महीने में इतनी माइटोसिस होती है कि उसका नंबर 6 लाख तक चला गया। जैसे ही वो 5 मंथ की होती है वो एम्ब्रियो, तो बहुत सारे जो उसके फॉलिकल्स थे, जो प्राइमरी फॉलिकल्स, जिनको आप एक ही बात है, चाहे फॉलिकल्स बोलो चाहे जर्म सेल बोलो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जर्म सेल के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग होती है, और ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग जिस भी जर्म सेल पे होती है उसको हम फॉलिकल बोलते हैं। इमेच्योर फॉलिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जर्म सेल है, एग स्टेज अभी तक नहीं आई। तो जैसे वो 5 मंथ का होता है तो बहुत 5 मंथ की जो एम्ब्रियो स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, जन्म के बाद की बात नहीं कर रहा, अभी भी वो मदर के वॉर्म के अंदर ही है। तो 5 मंथ का जो एम्ब्रियो है, जो फीटस बनने की तैयारी कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे जर्म सेल जो हैं वो एट्रेसिया में चले जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। तो जैसे ही उस बच्चे का जन्म होएगा उसके पास अप्रोक्सीमेट जो है, जो oogonia जिसको हम बोलेंगे,
क्योंकि जर्म सेल ही कन्वर्ट होता है किसमें, oogonia में। सारे जर्म सेल नहीं, कुछ जर्म सेल तो बार बार माइटोसिस में, जैसे यहाँ पे आपको जाते दिख रहे हैं कि यहाँ पे जर्म सेल माइटोसिस में गया, 2 जर्म सेल हो गए, 2 माइटोसिस में गए, 4 जर्म सेल हो गए। तो ये 4 जर्म सेल फिर माइटोसिस में जाएंगे, 8, 8 से 16। तो नंबर बढ़ाने के लिए माइटोसिस होती है जर्म सेल में। म्योसिस होएगी तो फिर क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। तो माइटोसिस गैमीट बनाने में इन्वॉल्व नहीं हो रही। माइटोसिस का काम है जर्म सेल का नंबर ओवरी के अंदर या टेस्टिस के अंदर बढ़ाना। तो जैसे ही यहाँ पे वो oogonia जो है, बहुत सारे oogonia यहाँ से आ जाएंगे माइटोसिस से। उसमें से एक oogonia जिसने इस साइकिल में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मैंने आपको बोला है एक ही एग क्या होता है प्रोड्यूस। रेयर इवेंट है कि 2 हो जाए, वो एक रेयर इवेंट होता है, चांस प्रोसेस होता है। तो बहुत सारी oogonia यहाँ पे फीमेल के पास है। फीटस की स्टेज में ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि 6 लाख बने थे, उसके बाद बहुत सारे 50% डीजनरेट हो गए। अप्रोक्सीमेट जो है वो माना जाता है कि 60 से 70-80 हज़ार तक oogonia जो है वो फीमेल के फीटस के अंदर जिंदा रह जाते हैं बर्थ के बाद भी। तो उसमें से एक oogonia अपनी ग्रोथ करेगा। बहुत सारे oogonia यहाँ पे पड़े हैं ओवरी के अंदर। एक oogonia ग्रोथ करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी oocyte में। ये अभी भी डिप्लॉयड ही है, क्योंकि माइटोसिस हो रही है तो कहीं भी नंबर क्रोमोसोम का हाफ नहीं हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। तो ये प्राइमरी oocyte जो है, यहाँ पे 2n आएगा। प्राइमरी oocyte जो है वो भी क्या है, डिप्लॉयड सेल है, तो 2n है। तो उसके बाद ये प्राइमरी oocyte जाएगा फर्स्ट मियोसिस में। तो अब इसमें oogenesis स्टार्ट हुई है। हालांकि मानते हैं कि oogenesis यहाँ से स्टार्ट हुई, बट एग्जैक्ट जब गेमिटोजेनेसिस, गेमीट बनने यहाँ से स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे हो रही है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन जिसमें 2 डॉटर सेल बनेंगे और दोनों का क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। जैसे हम बात करें, यहाँ पे फीमेल के पास है हमारी 2n = 46 क्रोमोसोम, तो 23 क्रोमोसोम, 2n है, एक n इधर आ गया, मतलब 23 क्रोमोसोम यहाँ आ गए और 23 क्रोमोसोम यहाँ आ गए। तो फर्स्ट मियोसिस हुई, 2 सेल प्रोड्यूस हुए, एक बहुत छोटा सेल प्रोड्यूस हुआ, एक बड़ा सेल प्रोड्यूस हुआ। ये दूसरा डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस से। अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस देखोगे, जैसे इसको आपने प्राइमरी oocyte बोला है, इसको हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 में गया, यहाँ प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में गया। बट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस में गया तो 2 सेल बने, दोनों का साइज इक्वल था, मतलब जो साइटोकाइनेसिस थी, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे हुई थी इक्वल। और ये साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हुई थी अमंग 2 डॉटर सेल्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हुई, न्यूक्लियस तो इक्वल डिवाइड हुआ, 23 क्रोमोसोम उसके पास, 23 क्रोमोसोम उसके पास, बट साइटोकाइनेसिस बीच से नहीं हुई। ये इस तरीके से है कि अगर सेल आपका मैं ऐसे काट दूं, एक सेल छोटा निकल जाए और दूसरा बड़ा सेल यहाँ आ जाए, तो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है oogenesis में, इक्वल साइटोकाइनेसिस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ऐसा क्यों है ये भी आपको बताऊंगा कि क्यों एक सेल बड़ा बना और दूसरा सेल छोटा। जो छोटा सेल बना है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसके पास उतना न्यूट्रिशन मटेरियल नहीं है, ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करने वाला, तो ये खत्म हो जाएगा, ये सेल क्या हो जाएगा, खत्म। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे एक ही एग प्रोड्यूस करना है। एक ही एग क्यों प्रोड्यूस करना है, क्योंकि जितना बड़ा एग होएगा उतना ज्यादा उसके पास नरिशमेंट होएगा। अगर यहाँ पे इक्वल साइटोकाइनेसिस होती तो 2 सेल में न्यूट्रिशन बढ़ जाता, आगे फिर इसको मियोसिस 2 में जाना है, फिर से इक्वल डिवीजन होती तो फिर से न्यूट्रिशन बढ़ जाता, मतलब इसके पास 1/4 न्यूट्रिशन आता अपने पेरेंट सेल का, जो कि सफिशिएंट नहीं है। इसको फ्लोपियन ट्यूब से भी पहुंचना है कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, फिर वो यूट्रस के अंदर अपने आप को इम्प्लांट करेगा, फिर इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बनेगा, प्लेसेंटा बनने के बाद इसको मदर से नरिशमेंट मिलना शुरू होएगा, मतलब उसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगता है 6 से 7 दिन। तो अगर यहाँ पे इक्वल साइटोकाइनेसिस होती तो इसके पास उतना न्यूट्रिशन नहीं आता जो 7 दिन तक सर्वाइव कर पाता, तो मतलब ये रास्ते में ही इसकी जो जर्नी शुरू होनी है, एम्पुला में जाइगोट बनेगा, तो वो जर्नी ट्रैवल ही नहीं कर पाता है, ये रास्ते में ही इसकी क्या हो जाती, डेथ हो जाती, किसकी वजह से, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से। इसीलिए यहाँ पे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है,
क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा न्यूट्रिशन यहाँ पे गया, मेजॉरिटी न्यूट्रिशन इसके पास बच गया। जब ये म्योसिस 2 में जाएगा, फिर से अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, इसके पास मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिशन बच गया और इसके पास बहुत थोड़ा सा न्यूट्रिशन गया। तो पोलर बॉडी का काम सिर्फ क्रोमोसोम को लेके जाना है, क्योंकि हमें गैमीट हैप्लॉइड बनाना था। तो सिर्फ क्रोमोसोम को लेके गई है फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो न्यूट्रिशन है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट है, वो इस एग के पास ज्यादा है। तो जिसको आपने बोला सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जैसे यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, ये सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड हो गया है क्योंकि ये स्पर्मेटोगोनिया 2n था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n था, तो ये n हो गया है। तो ये जब जाएगा म्योसिस 2 में, तो 4 इक्वल साइज के स्पर्म बने थे या स्पर्मेटिड बनी थी। यहाँ डिवीजन सेकंड म्योसिस में भी क्या है, इक्वल है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर से क्या हुआ है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस हुई, ये भी ज्यादा देर तक सर्वाइव करने वाली नहीं है। हमारे पास जो मेन बात है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, एग आ गया है। इसको आप एग बोलो, ओवा बोलो। तो ये ओवा और जो एग है, ये किसके अंदर है, ग्राफिन फॉलिकल। याद करो ओवरी की स्ट्रक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राफिन फॉलिकल के अंदर होएगा मैच्योर एग। तो ये एग मैंने यहाँ पे सिर्फ बनाया है, बट इसके अराउंड क्या है, फॉलिकल्स की लेयर है, वॉल है। अब जो इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस कर रहे थे, जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस अभी तक आपको समझ आया होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है। ये बर्थ से पहले ही शुरू हो गई, उस बच्ची का बर्थ नहीं हुआ। यहाँ पे जो बॉयज हैं उसका बर्थ हो चुका है, प्यूबर्टी अटेन कर चुका है, फिर शुरू हुई है। दूसरा, यहाँ पे इक्वल साइटोकाइनेसिस है म्योसिस 1 म्योसिस 2 में, यहाँ पे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस है दोनों ही म्योसिस में, म्योसिस 1 में भी म्योसिस 2 में भी। क्यों अनइक्वल हुई है, ये भी मैं आपको रीजन दे चुका हूँ। तीसरा जो बात है, ये जो मैं बात डिस्कस कर रहा था आपसे कि ये फीमेल के अंदर बिफोर बर्थ शुरू हो चुका है। तो कौन सी स्टेज तक पहुंचता है, जब उस फीमेल का बर्थ होता है, और बर्थ के बाद फिर प्यूबर्टी जब फीमेल अटेन करेगी तो कहाँ से वो प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट होएगा। हम नेक्स्ट टाइम में उसकी डिस्कस कर रहे हैं, उसको किधर ले करना। हम अगर डिस्कस करें, अगर आपने म्योसिस 1 और म्योसिस 2 को मैं आपको ब्रीफ कर दूं, 11th में आपने पढ़ा है, तो म्योसिस 1 2 स्टेजेस में होती है, हमें पता है। म्योसिस जो पूरी है वो 2 स्टेजेस में होती है, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। ये फर्स्ट स्टेज है, ये क्या है, सेकंड स्टेज है। म्योसिस 1 में सबसे पहली जो स्टेज होती है, इसकी सब स्टेजेस हैं म्योसिस 1 की, 4 सब स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। जो प्रोफेज 1 स्टेज है, उसकी आगे फर्दर 5 सब स्टेजेस हैं। तो उसकी जो 5 सब स्टेजेस हैं, उनके नाम हैं, लता जरा पानी दे दो। ये नाम नहीं है, ये तो सिर्फ याद रखने का तरीका है। लता जरा पानी दे दो का मतलब है, लता का मतलब एल से है लेप्टोटीन, जरा जाइगोटीन, पानी पैकेटीन, दे डिप्लोटीन, दो डायकाइनेसिस। तो ये प्रोफेज 1 की आगे फर्दर क्या है, 5 स्टेजेस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला था कि ये फीमेल की जो oogenesis है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो गई थी। एम्ब्रियो स्टेज के अंदर ये सब कुछ हुआ। एम्ब्रियो स्टेज के अंदर एक प्राइमरी oocyte जो है वो किस में गया, म्योसिस 1 में। म्योसिस 1 स्टार्ट तो कर दी उसने, उसको कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि म्योसिस 1 स्टार्ट हो गई प्रोफेज से, ये 5 स्टेजेस आ गई। उसके बाद स्टेज आनी चाहिए थी मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और फिर आना चाहिए था साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर जाके हम मानते कि म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया है। तो ये प्राइमरी oocyte बिफोर द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, उसकी जो ओवरी के अंदर स्टार्ट तो हो गया, म्योसिस करना शुरू तो इसने कर दिया, बट ये किस स्टेज के ऊपर रुक गया म्योसिस 1, अरेस्ट एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। इस स्टेज से आगे नहीं बढ़ा। तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि म्योसिस 1 कंप्लीट होगी। म्योसिस 1 शुरू हुई, प्रोफेज 1 शुरू हुआ, लेप्टोटीन आई, जाइगोटीन आई, पैकेटीन आई, बट डिप्लोटीन के ऊपर आके, यहाँ पे आके ये क्या कर गया, प्राइमरी oocyte क्या कर गया, ये प्राइमरी oocyte अरेस्ट कर गया किसके ऊपर, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्राइमरी oocyte किस स्टेज के ऊपर आके अरेस्ट करता है फीमेल की oogenesis के टाइम पे।
तो वो है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। अब इस फीमेल का बर्थ होएगा, क्योंकि ये बर्थ से पहले हो गया सब कुछ, तो बर्थ फीमेल का हुआ, उसके बाद इस फीमेल को 12 से 13 साल लगेंगे प्यूबर्टी अटेन करने में। तो मतलब ये जो है, अगर सेल साइकिल में पूछा जाए कि कौन सी ऐसी स्टेज है जो लॉन्गेस्ट स्टेज है, जिसकी जो एज है वो 12-13 साल तक हो सकती है, मतलब 13 साल तक ये स्टेज अरेस्ट रहेगी, तो वो है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। दैट मीन्स प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज in case of oogenesis in females, which takes approximately 12 to 13 month or years। तो उसमें 12 से 13 जो साल हैं वो लग जाएंगे। तो जैसे ही प्यूबर्टी हो जाएगी, प्यूबर्टी के बाद ये स्टेज कंप्लीट होएगी, मतलब प्यूबर्टी के बाद ये सब कुछ कंटिन्यू करेगी। तो प्यूबर्टी के बाद जब ये कंटिन्यू करेगी तो साइटोकाइनेसिस जो है यहाँ तक इसकी प्यूबर्टी के बाद क्या हो जाएगी, कंप्लीट, मतलब प्राइमरी oocyte की म्योसिस 1 कंप्लीट होएगी, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte, ये प्यूबर्टी के बाद। तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसको किसमें जाना है, म्योसिस 2 में। म्योसिस 2 बड़ी सिंपल होती है, उसमें ऐसी 5 सब स्टेजेस नहीं होती, उसका प्रोफेज बड़ा सिंपल है, उसमें ये लेप्टोडिन, जाइगोडिन, पैक्टिडिन, डिप्लोडिन, डाइकाइनेसिस नहीं होती, सिंपल प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये जा रहा है किसमें, म्योसिस 2 में। तो ये म्योसिस 2 में जब जा रहा है तो ये भी कंप्लीट नहीं होती है, यहां पे भी क्या आएगा, अरेस्ट आएगा। मतलब ये म्योसिस 2 इस सेकेंडरी oocyte में शुरू तो हो गई, बट ये सेकेंडरी oocyte में कंप्लीट नहीं हुई। अगर ये कंप्लीट हो जाती तो क्या बन जाता, एग बन जाता। तो अभी तक ये म्योसिस 2 में ही है सेकेंडरी oocyte। म्योसिस 2 की किस स्टेज पे ये रुक जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी oocyte स्टार्ट्स अंडरगो goes meiosis 2 but it halt or it stops at a sub stage or a stage of meiosis 2। और कौन सी स्टेज के ऊपर जाके वो रुकता है, मेटाफेज 2। तो मेटाफेज 2 के ऊपर ये सेकेंडरी oocyte अटक गया है, रुक गया है, मतलब ये मेटाफेज 2 इसकी म्योसिस कंप्लीट नहीं हुई तो एग नहीं बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी भी नहीं बनेगी। तो एग और सेकंड पोलर बॉडी अभी नहीं बना है, ये म्योसिस 2 के ऊपर क्या हो चुका है, रुक चुका है। और इसी स्टेज के ऊपर इसकी क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन आपको याद है कि ये जो ओवरी थी, यहां से एग क्या होता है, बाहर आता है। इसको मैंने उस टाइम क्या लिखा था, एग, हम इसको बोलते एग हैं, बट एक्चुअल में ये एग नहीं होता, ये एग की स्टेज के ऊपर अभी पहुंचा ही नहीं है। ये किस स्टेज के ऊपर रुका हुआ है, सेकेंडरी oocyte। मतलब जो ओवुलेशन यहां पे हो रही है वो किसकी हो रही है, एग की हो रही है या सेकेंडरी oocyte की, सेकेंडरी oocyte की हो रही है। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे ही बोलते हैं, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरीज कॉल्ड ओवुलेशन, बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है, इसमें कोई खराबी नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि ये एग स्टेज पे उस टाइम पे नहीं होता जब ये ओवरी से 14th डे के ऊपर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाहर आता है, तो ये एग स्टेज पे नहीं होता। ये किस स्टेज पे होता है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte की कौन सी स्टेज के ऊपर होता है म्योसिस 2 में, मेटाफेज 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटाफेज 2 के ऊपर ओवुलेशन होती है सेकेंडरी oocyte की। पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज के ऊपर जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से रिलीज होता है, तो द आंसर इज मेटाफेज 2। मेटाफेज 1 ऑप्शन में होएगा, मेटाफेज 2 होएगा ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर मेटाफेज 2 है, मेटाफेज 1 नहीं है। तो ये सेकेंडरी oocyte की स्टेज के ऊपर ओवरी से रिलीज हो गया 14 डे के ऊपर मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मेटाफेज 2। तो इसकी हो गई ओवुलेशन, ये चला गया फ्लोपियन ट्यूब में, वहां से फिर ये वेट करेगा स्पर्म की। तो यहां पे आपको ये देखो आगे क्या आया है, एंट्री किसकी होती है, स्पर्म की। अगर तो स्पर्म की एंट्री हुई, जैसे 14 डे के ऊपर ये oocyte बाहर आया, सेकेंडरी oocyte फ्लोपियन ट्यूब में आया, अगर तो स्पर्म 14 डे पे आ गया, जब 15 डे पे आ गया तो ये सेकेंडरी oocyte आगे बढ़ेगा। आगे मतलब इसकी म्योसिस 2 भी कंप्लीट नहीं है, तो रास्ते में रुका हुआ है, मतलब इसका एनाफेज आना बाकी है, टेलोफेज आना बाकी है, और फिर जो लास्ट डिवीजन होती है साइटोकाइनेसिस वो आनी बाकी है। तो अगर तो स्पर्म आया तो ये सेकेंडरी oocyte पूरी म्योसिस 2 में जाएगा और एक एग निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, सेकंड पोलर बॉडी। मतलब एग बनने के लिए, इसको ओवम बनने के लिए
स्पर्म का टच होना, स्पर्म का स्टिमुलस मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पर्म की एंट्री हुई तो ये सेकेंडरी oocyte एग में कन्वर्ट होएगा। इनफैक्ट तब तक ये एग रहेगा ही नहीं, क्योंकि स्पर्म आ गया है, फ्यूजन हो जाएगी गमीट्स की, तो इसको हम सीधा क्या बोल देंगे, जाइगोट बोल देंगे। मतलब एग की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बहुत कम है। जैसे ही सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म टच कर गया तो स्पर्म आ गया तो फ्यूजन होगी। जब दो सेल फ्यूज हो जाते हैं तो फिर हम उसको एग नहीं बोल सकते, हम उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोल देंगे सीधा। तो मतलब बहुत कम स्टेज के लिए एग स्टेज आएगी, बहुत कम टाइम के लिए, वो इमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में। किसके अंदर, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। कौन से रीजन में, एम्पुला और इस्टमस के जंक्शन पे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर स्पर्म आता है तो ये एग बनेगा, अगर स्पर्म आता ही नहीं तो क्या होगा, अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होना है, मान लो यहाँ पे ओवुलेशन हो गई, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, 14 डे पे ये बाहर वेट कर रहा है स्पर्म की, 14 डे पे स्पर्म नहीं आया, 15 डे पे भी स्पर्म नहीं आया, 16 पे भी स्पर्म नहीं आया, तो ये जो है ये स्टेज फिर मिस हो जाएगी। अगर स्पर्म नहीं आता है 14, 15, 16 डे पे, तो ये डिवीजन यहाँ रुकी हुई है, तो ये सेकेंडरी oocyte क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और ब्रेक करने के बाद ये मेंस्ट्रुअल फ्लो में बाहर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में एग ब्रेक हो जाता है किस स्टेज के ऊपर, सेकेंडरी oocyte, और किस स्टेज के ऊपर, वो होता है मेटाफेज 2, क्योंकि स्पर्म नहीं आएगा जब तक वो मेटाफेज 2 से आगे नहीं बढ़ने वाला। स्पर्म आ गया तो मेटाफेज 2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, एनाफेज, टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2, और उसके बाद जो है वो एग, एग से जाइगोट, जाइगोट फिर आगे जर्नी हम देखेंगे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है कि जब जाइगोट बनेगा तो फिर वो फ्लोपियन ट्यूब से, एम्पुला से पहुंचेगा कैसे यूट्रस में, और कितने दिनों में पहुंचेगा, और वो यूट्रस में जाके अपने आप को इम्प्लांट कैसे करेगा। इसमें एक बात जो मेरी आपको बताने लायक रहेगी कि लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस नहीं की, कि अगर स्पर्म नहीं आता है तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था जिसने मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक दिया था, तो नया मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर कैसे चलेगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट टॉपिक होगा हमारा आज का। तो हम बात कर रहे थे कि 14 डे के ऊपर जब ओवा रिलीज होता है, जब ओवुलेशन होती है, 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे यहाँ पे ओवा रिलीज हो गया, ये ओवा सेकेंडरी oocyte स्टेज पे है, अभी हमने डिस्कस किया है। सो ओवा एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, तो इसको ये नहीं कंसीडर करना कि ये सेकेंडरी oocyte है तो इसको ओवुलेशन क्यों बोल रहे हैं, तो ओवा ही होता है, बट उसकी ये पीछे वाली स्टेज है, मतलब सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज है। ये सेकेंडरी oocyte कहाँ पहुंचेगा, ये ओवरीज को कहाँ रिलीज करेगी, इस इन्फंडिबुलम के पार्ट के पास, मतलब किस रीजन में, फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन। लास्ट लेक्चर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी पीछे जाके, उसमें हमने कंप्लीट डायग्राम उसकी ड्रॉ की हुई है, हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया है। तो ये ओवा यहाँ पहुंचे और यहाँ वजाइना के थ्रू किसकी एंट्री होनी है, स्पर्म की। तो यहाँ से स्पर्म आके इसके साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, तो यहाँ होगी फर्टिलाइजेशन, फिर ये जाइगोट जो यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पहुंचेगा किसके पास, यूट्रस के पास। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बट जैसे ही ओवुलेशन होती है तो मैंने आपको बोला था कि जो खाली फॉलिकल बच गया है, एम्प्टी फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्टेरोन, जिसके दो काम थे। एक तो ये जो वॉल आपको दिख रही है, इस वॉल की डेवलपमेंट इस हार्मोन ने करवाई है। एंडोमेट्रियल वॉल जो होती है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये वाली, तो एंडोमेट्रियम की वॉल की डेवलपमेंट जो है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन। मतलब प्रोजेस्टेरोन का काम है प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, और प्रिपरेशन में पहला काम है कि इस वॉल को थिक किया जाए, जितनी ज्यादा सेल इसमें ऐड किए जा सकते हैं उतने किए जाएं, और वो किसकी प्रेजेंस में होएगा, प्रोजेस्टेरोन। दूसरा मैंने आपको बोला था कि ये प्रोजेस्टेरोन जाके ये जो FSH है इसके प्रोडक्शन को क्या कर देता है, बंद। मतलब नया साइकिल नहीं चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, तो वो जाइगोट पहले ही यहाँ पे पहले मंथ में इम्प्लांट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट मंथ में नया साइकिल चल गया तो दूसरा जाइगोट, फिर अगर स्पर्म फिर से आता है दूसरे मंथ में, तो फिर वो दूसरा जाइगोट को जगह नहीं मिलेगी, तो इकोटॉपिक लोकेशन हो जाएगी। इकोटॉपिक लोकेशन होता है कि जब गलत जगह पे कोई एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाए, इम्प्लांट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज इक्टोपिक लोकेशन। तो ऐसा नहीं होने देते। जैसे ही फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गई है, इंश्योरिटी मिल गई है, तो फर्टिलाइजेशन मिल गई तो हो गई, तो 9 महीने तो जेस्टेशन पीरियड, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है नया साइकिल चलने की। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, FSH को बंद कर देता है, नया फॉलिकल बनेगा नहीं, तो
नेक्स्ट मंथ में कोई भी जो एग है या फॉलिकल है वो रिलीज नहीं होने वाला। बट व्हाट इफ अगर कोई फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, यहाँ पे 14 डे के ऊपर एग रिलीज हो गया बट यहाँ पे कोई स्पर्म पहुंचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मीटिंग ही नहीं हुई, क्वाइटस नहीं हुआ, तो 14th डे पे, 15 डे पे, 16 डे पे कोई स्पर्म पहुंचा नहीं, एग यहाँ पे पड़ा है। तो अगर मीटिंग नहीं हुई, स्पर्म आया नहीं, एग पड़ा है, तो जाइगोट नहीं बनने वाला क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो बट 14 डे पे कॉर्पस ल्यूटियम तो बन गया, इसमें एक दिन लगेगा इसको बनने में, उसके बाद ये प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू कर देगा और प्रोजेस्टेरॉन इस वॉल को थिक करता रहेगा। मतलब फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, ये वॉल थिक होनी शुरू हो गई। ये वॉल थिक होने के साथ साथ नया मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक गया। नेक्स्ट मंथ में अब साइकिल नहीं चल सकता, क्यों? क्योंकि क्या पड़ा हुआ है? प्रोजेस्टेरॉन। तो नेक्स्ट मंथ का साइकिल तब रोकने में बेनिफिट है, तब रोकती है फीमेल की बॉडी जब फर्टिलाइजेशन हो जाए। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई बट फिर भी प्रोजेस्टेरॉन पड़ा है, प्रोजेस्टेरॉन पड़ा है तो एफएसएच बंद है, एफएसएच बंद है तो नया साइकिल नहीं चल सकता। तो फिर नया साइकिल कैसे चलाया जाए? तब यूट्रस को पता है कि मेरे अंदर कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं हुई, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो एग स्टेज रहेगी, एग स्टेज रहेगी तो यहाँ पे कोई भी जाइगोट नहीं आने वाला। तो यूट्रस क्या करता है? एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जाके क्या करेगी? इस कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म कर देगी। यूट्रस को पता है कि मेरे अंदर कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं हुई, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत ही नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत कब है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेट होना बहुत जरूरी है। अगर ये डीजनरेट नहीं हुआ, पड़ा रहेगा, तो ये नया मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलने देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन, और वो एफएसएच को नहीं आने देगा। और दूसरा, वो प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को थिक करता रहेगा वॉल को, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, जिसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि जाइगोट आने वाला नहीं है, प्लेसेंटा बनने वाला नहीं है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कर देंगे? खत्म। अगर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होता है तो प्रोजेस्टेरॉन भी क्या हो जाएगा? खत्म। प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो गया तो एफएसएच को रोकने वाला कोई भी नहीं है, एफएसएच आना शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ में नया साइकिल क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि व्हाट अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है, और व्हाट इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब तब क्या होता है। तो अगर देयर इज नो फर्टिलाइजेशन तो इस एग को ब्रेक हो जाना है। मैंने आपको पहले बोला है 24 से 48 घंटे इसकी लाइफ है। तो अगर 14 डे पे रिलीज हुआ था, 16 17 20 डे आ गया, मान लो फीमेल के साइकिल का लास्ट 28th डे आ गया, तो ये एग जो है वो रप्चर हो जाएगा। एंडोमेट्रियम की वॉल जो थिक हुई है, इस वॉल का भी अब कोई फायदा नहीं है, तो ये वॉल भी क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी यहां से। तो जो एंडोमेट्रियम की थिक वॉल है वो भी रप्चर हो गई, ये एग भी जो है वो रप्चर हो गया, टूट गया, और टूट के यहां से बाहर आ गया इन दी फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में लिखा था 0 से 4th डे तक हो सकता है। तो यहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नया मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके बाद क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया। 0 से 4th डे ये, और 5th डे से ये फॉलिकल दोबारा से ग्रो करके 13 डे पे जाके फिर से वो मैच्योर हो गया, 14th डे पे जाके या 15 डे पे जाके वो फिर से क्या हो जाएगा? बाहर रिलीज हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होएगी तो भी मैंने आपको बता दिया क्या होएगा इस एग के साथ, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। जाइगोट अगर बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो उस जाइगोट की जर्नी क्या है और किस तरीके से वो डेवलप करके एम्ब्रियो और फीटस में कन्वर्ट होगा।